तो आज हम बात करने वाले हैं नैनीताल के खूबसूरत जंगलों की और उनमें छिपे एक खौफनाक राज की। चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी का सफर। सोचिए, मेरे पीछे से रास्ता खुद ब खुद गायब हो गया है। ये कहानी के पहले शिकार व्लॉगर आर्यन के आखिरी शब्द थे। सिर्फ इन शब्दों से ही उस जंगल के खौफ का अंदाजा हो जाता है ना? मतलब एक ऐसा खौफ जो किसी को भी वापस आने ही नहीं देता। तो कहानी का पहला हिस्सा है खूनी जंगल का बुलावा, और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे नौजवान से जो रोमांच की तलाश में सीधा मौत के मुंह में चला जाता है। ये है आर्यन, 22 साल का फुल जोश वाला एक व्लॉगर। आया तो था नैनीताल के खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने, पर उसे क्या पता था कि यही शौक उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। तो जंगल में घूमते घूमते ना आर्यन की नज़र एक अजीब से रास्ते पे पड़ती है। मतलब उसे कंटीले तारों से बंद किया हुआ था और वहां एक साइन बोर्ड भी लगा था जिस पे साफ साफ लिखा था, अंदर खतरा है, प्रवेश सख्त वर्जित है। सीधी सीधी चेतावनी कि भाई अंदर जंगली जानवर हैं, जान का खतरा है, दूर रहो। लेकिन नहीं, रोमांच का कीड़ा था ना। आर्यन ने इस चेतावनी को एक चैलेंज की तरह लिया। खुद को खतरों का खिलाड़ी समझकर वो उन कंटीले तारों को फांद कर उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया। और बस यहीं से हो गई उसकी सबसे बड़ी गलती की शुरुआत। अब आर्यन जैसे जैसे अंदर बढ़ता गया, जंगल एकदम खामोश होता चला गया। और फिर कुछ बहुत अजीब हुआ। जब उसने पलटकर पीछे देखा तो जिस रास्ते से वो आया था वो था ही नहीं, गायब हो चुका था। मतलब ऐसा लगा जैसे वो रास्ता कभी था ही नहीं। अब आर्यन उस जंगल में पूरी तरह से फंस चुका था। अब जाहिर सी बात है, घबराहट में वो मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज के साथ ही जंगल में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। और ठीक उसी पल हवा को चीरता हुआ एक काला साया उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उस साये के चेहरे की जगह सिर्फ 2 लाल चमकती हुई आंखें थीं। और फिर उस साये ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। कहीं से जादुई कंटीले तार आए और उन्होंने आर्यन को एक पेड़ से जकड़ लिया और फिर एक ही झटके में उसके शरीर को 2 टुकड़ों में काट दिया। आर्यन की दर्दनाक चीख उसी खामोश जंगल में कहीं खोकर रह गई। तो आर्यन की मौत के साथ कहानी का एक चैप्टर तो खत्म हुआ, पर अब एक नया चैप्टर शुरू होता है, एक खुफिया जांच का। और इस जांच के साथ ही एंट्री होती है हमारी असली हीरोइन की। तो मिलिए देविका हेगड़े से। दुनिया की नज़रों में वो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अपनी टीम के साथ नैनीताल एक सेमिनार के लिए आई हैं, पर उसकी असली पहचान कुछ और ही है। देविका असल में एक घोस्ट हंटर है जो छिपकर आत्माओं के रहस्य सुलझाती है। और देविका की असली ताकत है उसके ये सीक्रेट हाई-टेक गैजेट्स, स्पेक्ट्रल रीडर, ईएमएफ स्कैनर और यहाँ तक कि एक सोल कैप्चरिंग मशीन भी। वो इन सब चीज़ों को अपने साथियों से छिपा कर रखती है, क्योंकि इन्हीं की मदद से वो उस दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करती है जिसे हम और आप नहीं देख सकते। और तभी देविका के सुपर स्मार्ट रिस्ट बैंड पर एक न्यूज़ अलर्ट आता है। खबर वही थी, आर्यन की मौत की। पुलिस कह रही थी कि ये किसी जंगली जानवर का हमला है, पर जो लोकल लोग थे वो इसे किसी आत्मा का काम मान रहे थे। और पता है, ये उस जंगल में हुई चौथी ऐसी मौत थी। तो अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ जाती है। देविका पहुंचती है उसी खूनी जंगल में और उसका सामना होता है उस काले साये से। लेकिन तभी वहां एक ऐसे बचाने वाले की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो देविका अपने सारे गैजेट्स के साथ उस जंगल में पहुंचती है और सीधा उस आत्मा को चैलेंज करती है। वो पूछती है, कोई है मेरे आसपास? वो जानती थी कि वहां कोई है। उसके सेंसर्स लगातार खतरे का सिग्नल दे रहे थे। और देविका की चुनौती का जवाब भी मिलता है, एक भारी डरावनी आवाज में जो उसके ईवीपी रिकॉर्डर पर कैप्चर हो जाती है। आत्मा कहती है, मरेगी तू, बहुत बुरी मौत मरेगी। सीधी सीधी धमकी कि यहां से चली जाओ वरना जान से जाओगी। अब देविका भी तैयार थी। वो अपनी सोल कैप्चरिंग मशीन से उस आत्मा को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो साया बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने एक ही झटके में देविका की मशीन को चकनाचूर कर दिया और उन्हीं कंटीले तारों से देविका को भी पेड़ से बांध दिया। अब देविका की जान सच में खतरे में थी। और ठीक उसी पल जब वो साया देविका पर अपना आखिरी वार करने ही वाला था, देव नाम का एक मिस्टीरियस आदमी वहां पहुंच जाता है। वो अपने गले में पहने एक चमकते हुए फैंटम क्वार्ट्ज पेंडेंट का इस्तेमाल करता है और उस पेंडेंट की चमक से उस काले साये की सारी शक्तियां जैसे खत्म हो जाती हैं।
वो आत्मा उसके वश में आ जाती है। तो अब जब वो साया शांत हो चुका था तो वक्त था उसकी दर्दनाक कहानी जानने का। एक ऐसे बेकसूर इंसान की कहानी जिसे दुनिया के जुल्म ने एक खूनी बदला लेने वाली आत्मा बना दिया था। देव के पूछने पर वो आत्मा अपना असली रूप दिखाती है। पता चलता है कि उसका नाम रतनलाल था, एक बहुत ही सीधा साधा लक्कड़हारा जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए लकड़ी इकट्ठा करता था। पर एक दिन उसने कुछ शिकारियों को भालुओं का शिकार करने से रोका। बस इसी बात पर उन शिकारियों ने उसे गोली मारी, पेड़ से बांधा और तलवार से मार डाला। तब से रतनलाल की आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही है और जंगल में आने वाले हर इंसान को वो शिकारी समझकर मार देती है। तो रतनलाल की ये दर्दनाक कहानी जानने के बाद अब उसे इस नफरत और दर्द के बंधन से आज़ाद करने का वक्त था, और यहीं से देव और देविका के लिए भी एक नए सफर की शुरुआत होती है। देव रतनलाल के दर्द को समझता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर बेगुनाहों को सजा देना गलत है। रतनलाल की आत्मा भी इस बात को मान लेती है और मुक्ति मांगती है। तब देव अपना वो जादुई पेंडेंट उसके सिर पे रखता है और बस एक तेज रोशनी और धुएं के साथ रतनलाल की आत्मा हमेशा के लिए शांत हो जाती है। उसे मुक्ति मिल जाती है। तो रतनलाल की आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद देव थोड़ा देविका की टांग खिंचाई करता है, उसकी मशीनों को खिलौने बोलता है। लेकिन देविका अब देव की शक्तियों से काफी इंप्रेस हो चुकी थी, तो वो हार नहीं मानती। वो जिद करती है कि वो उसके अगले मिशन में जरूर शामिल होगी, भले ही देव को अकेले काम करना पसंद हो। तो इस तरह एक कहानी यहां खत्म होती है ताकि एक नई कहानी शुरू हो सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या देव और देविका की ये जोड़ी, मतलब टेक्नोलॉजी और प्राचीन शक्तियों का ये कॉम्बिनेशन, आगे और भी आत्माओं को मुक्ति दिला पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा।